हेलो दोस्तों, मैं हूं साक्षी। आज मैं आपके साथ एक एनलाइटेंड मॉन्क की स्टोरी शेयर करूंगी, जिसकी स्टोरी मैंने ली है रॉबिन शर्मा की बुक द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी से। जूलियन शहर के सबसे बड़े लॉयर थे। उनके पास मैंसन, फरारी, प्राइवेट जेट, वो सब कुछ था जिसकी एक इंसान इच्छा रखता है। उनकी लाइफ दूर से देखने पर बहुत सक्सेसफुल और हैप्पी नजर आती थी। पर जूलियन के दोस्त जॉन, जो कि उनके जूनियर थे, वो ये देख पा रहे थे कि जूलियन की भूख पैसा, प्रेस्टीज, ग्लोरी के लिए बढ़ती ही जा रही थी। वो जितना भी काम कर लेते, उनके लिए वो कम ही था। धीरे धीरे जूलियन अपने केसेस में बहुत बिजी रहने लगे। उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता था कि वो अपने फादर को कॉल कर पाएँ, अपने फ्रेंड से मिल पाएँ। जूलियन 2 घंटे से ज़्यादा कभी सो भी नहीं पाते थे। वो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर खो चुके थे। वो कभी मुस्कुराते भी नहीं थे। 53 साल के जूलियन अब 70 साल के बूढ़े नजर आते थे। वो बिल्कुल बूढ़े, बीमार नजर आते थे। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ आ चुकी थी। फिर एक दिन एक केस लड़ते हुए जूलियन को हार्ट अटैक आ जाता है, और उसी कोर्ट रूम में जहाँ वो कभी कोई केस नहीं हारे थे, वहाँ वो बिल्कुल हेल्पलेस, एक बेसहारा बच्चे की तरह पड़े हुए थे। जूलियन के हार्ट अटैक के कुछ दिन बाद लॉयर्स की एक मीटिंग बैठती है, और जॉन को पता चलता है कि जूलियन अब पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं और वो लॉ प्रैक्टिस छोड़ चुके हैं। जॉन जूलियन से मिलने की कोशिश करते हैं, पर मिल नहीं पाते हैं। कुछ दिन बाद उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जूलियन इंडिया जा चुके हैं। जॉन भी अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं। 3 साल बाद जॉन से मिलने कोई स्ट्रेंजर आता है, जिसे जॉन बिल्कुल भी नहीं पहचानते हैं। ये इंसान बिल्कुल यंग लग रहा था। इसके चेहरे पे एक अलग सी चमक थी। ये बहुत पीसफुल, यंग और अट्रैक्टिव नज़र आ रहा था। उसे देखकर जॉन को अपने लॉ स्कूल के उन स्टूडेंट्स की याद आ जाती है जो परफेक्ट हाउस, परफेक्ट फैमिली और परफेक्ट स्किन से बिलोंग करते थे। तभी वो आदमी बोलता है कि जॉन, क्या तुम्हें जिसने कोर्ट रूम के बारे में सब कुछ सिखाया, तुम उसे ऐसे ग्रीट करते हो? जॉन समझ जाते हैं कि ये जूलियन की आवाज़ है, पर उन्हें आश्चर्य होता है कि जो इंसान कुछ साल पहले बिल्कुल बूढ़ा, बीमार और थका हुआ नजर आता था, वो इतना यंग, अट्रैक्टिव, पीसफुल और खुश कैसे नजर आ सकता है। जूलियन जॉन को बताते हैं कि कैसे लॉ प्रैक्टिस की वजह से वो फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली पूरी तरह से बिखर चुके थे। हार्ट अटैक के बाद डॉक्टर ने उनसे कहा कि या तो तुम लॉ छोड़ दो या लाइफ। तब जूलियन इंडिया के बारे में सुने, वो जगह जो उन्हें बचपन से अट्रैक्ट करती थी। जूलियन अपना सब कुछ बेचकर, यहाँ तक कि अपनी फरारी को बेचकर इंडिया चले गए, जहाँ के लोग उनका काइंडली वेलकम करते हैं। जूलियन अपने स्टार्ट की जर्नी में वहाँ के हाईली रिस्पेक्टेड टीचर से मिलते हैं, जो उनका काइंडली वेलकम करते हैं और उनके पास जो भी नॉलेज थी उसे उनके साथ शेयर करते हैं। जॉन जूलियन से पूछते हैं कि अपना प्रोफेशन छोड़कर इंडिया जाने का डिसीजन लेना टफ था, तो जूलियन कहते हैं नहीं, ये सबसे आसान डिसीजन था। वैसे भी एल्बर्ट कैमरस ने कहा है कि भविष्य की उदारता इसी में ही है कि वर्तमान में जो भी है उसे छोड़ दो। 7 महीने इंडिया में जर्नी करने के बाद जूलियन की मुलाकात योगी कृष्णन से होती है। वो भी पहले एक लॉयर थे, पर बाद में उन्हें लगा कि उनकी लाइफ का पर्पस है लोगों को सर्व करना, तो वो अपना लीगल प्रोफेशन छोड़ के एक मंदिर में आकर रहने लगते हैं, जहां वो ज़रूरतमंद की मदद किया करते और जो भी आता उसका वेलकम करते हैं। जूलियन योगी कृष्णन को अपनी स्टोरी बताते हैं और कहते हैं कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन कैसे संपूर्ण होता है। इस पर योगी कृष्णन कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी होती तुम्हारी मदद करके, पर मैंने सुना है कि हिमालय की चोटियों पर कुछ योगी रहते हैं। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे तुम्हारी इनर फुलफिलमेंट, रेडिएंट हेल्थ और लास्टिंग हैप्पीनेस की खोज पूरी हो सकती है। पर उन्हें ढूंढने बहुत लोग गए जो निराश होकर वापस लौटे हैं। वहाँ के लोग उन्हें सेजेस ऑफ सिवन्ना के नाम से जानते हैं। अगले दिन जूलियन हिमालय के अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। हिमालय की चोटियों पर चढ़ते हुए उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वहाँ का वातावरण और वो दोनों एक हो गए हैं। जूलियन पूरी दुनिया घूमे हैं, पर उन्हें ऐसी खूबसूरती कहीं नज़र नहीं आई। 7 दिनों तक जूलियन हिमालय पर अपना सफ़र करते रहते हैं, और वो इतनी दूर आ जाते हैं जहाँ दूर दूर तक उन्हें कोई इंसान नज़र नहीं आता। कुछ देर और सफ़र करने के बाद उन्हें वहाँ उस एकांत जगह पर एक आदमी नज़र आता है। जूलियन उसे आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि सिवन्ना कहाँ है। वो आदमी कोई जवाब नहीं देता है और आगे चलने लगता है। जूलियन उसे फिर आवाज़ देते हैं, क्या आप मुझे सिवन्ना के योगियों का पता बता सकते हैं? मैं कई दिनों से सफ़र कर रहा हूँ और अब मेरे पास खाना पानी कुछ भी नहीं बचा है। तभी वो इंसान रुक जाता है। वो योगियों के वस्त्र में था और उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक और शांति थी। उसे देखकर कुछ देर तक उसे देखने का मन करता हो। वो आदमी कहता है कि तुम पहले हो जो हमें खोज पाए हो। आज तक हमें कोई नहीं ढूंढ पाया। मैं सिवन्ना के योगियों में से एक हूँ, पर सिवन्ना पहुँचने के लिए हमें कुछ देर और सफ़र करना पड़ेगा।
कुछ देर सफ़र करने के बाद वो दोनों सिवन्ना पहुंच जाते हैं, जहाँ के लोग उनका खुशी से वेलकम करते हैं। सिवन्ना में हर तरफ फूलों की खूबसूरती है। यहाँ औरत और आदमी कोई ना कोई प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं। कोई मंदिर साफ कर रहा है, कोई लकड़ियाँ जुटा रहा है। यहाँ हर कोई खुश नज़र आ रहा है। हर किसी के चेहरे पर एक अलग सी चमक है। हर किसी के चेहरे पर बचपन नज़र आता है। किसी के चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ी हैं, किसी के बाल सफ़ेद नहीं हैं। वहाँ के लोग जूलियन को ताज़े फल और सब्जी खाने के लिए देते हैं। धीरे धीरे जूलियन उस कम्युनिटी में घुल मिल जाते हैं। जूलियन को बहुत उत्सुकता थी ये जानने की कि माइंड और बॉडी पर कंट्रोल कैसे करें। जूलियन को वहाँ योगी रमन मिलते हैं, जो कि जूलियन के उम्र के थे, पर उनका विजडम ऐसा था जैसे वो कई लाइफ जी कर आए हों। जूलियन अब अपना सारा समय योगी रमन के साथ बिताते थे, कभी उनके साथ ध्यान लगाते हुए, कभी एंशिएंट फिलॉसफी पर बात करते हुए, कभी कुछ सीखते हुए। सिवन्ना में 1 महीने बिताते बिताते जूलियन को अपने अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग और पीस महसूस होने लगा। वो अब उन छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देते थे जिस पर वो कभी ध्यान नहीं दिए थे। अब वो नेचर की ब्यूटी को देखकर खुश हो जाते थे। धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन योगी रमन जूलियन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम अब उस एंशिएंट फिलॉसफी को सीखने के लिए तैयार हो, जिसके थ्रू लाइफ में एनलाइटमेंट, अवेकनिंग और पीस लाई जा सकती है। मान लो तुम किसी एक सुंदर से गार्डन में बैठे हुए जो बिल्कुल शांत है, और उस गार्डन के बीचों बीच में एक लाइट हाउस है। तभी उस लाइट हाउस का गेट खुलता है, जिसके खुलने की वजह से उस गार्डन की शांति भंग हो जाती है और उस लाइट हाउस में से एक नेपाली सुमो रेसलर निकलता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, एक गोल्ड वॉच से स्लिप होकर वो गिर जाता है। जब तुम्हें लगता है कि वो सुमो रेसलर पूरी तरह मर चुका है, तभी फूलों की खुशबू की वजह से वो एनर्जाइज होकर उठ खड़ा होता है और उसे झाड़ियों में छिपा हुआ एक डायमंड का रास्ता नजर आता है। उसकी इंस्टिंक्ट कहती है कि उसे वो रास्ता ले लेना चाहिए। वो उस रास्ते पर चला जाता है जो उसे अनंत सुख और आनंद की तरफ ले जाता है। वो ब्यूटीफुल गार्डन सिंबल है हमारे माइंड का। जैसे एक माली अपने गार्डन का ख्याल रखता है, उसमें एक भी वीड आने नहीं देता, वैसे ही हमें अपने माइंड का ख्याल रखना है, उसमें एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आने देना। सिवन्ना के योगी अगर कभी भी कोई नेगेटिव थॉट उनके मन में आता है तो वो सिवन्ना से चलकर कई मील दूर जाते हैं एक झरने के नीचे, और उस झरने के नीचे तब तक खड़े रहते हैं कि जब तक उस पानी का टेम्परेचर उनके लिए असहनीय न हो जाए। इसका मतलब है वो एक भी नेगेटिव थॉट अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे हम अपने मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए उन्हें ट्रेन करते हैं, वैसे हमें अपने माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा। अगर हम अपने कंसंट्रेशन को एक जगह पर रखने की एबिलिटी को डेवलप कर लें तो हमें बहुत आनंद महसूस होगा। हमें एक दिन में 60,000 विचार आते हैं और 95% विचार वही होते हैं जो हम एक दिन पहले सोचे थे। अब आप इमेजिन करिए कि आप किसी जगह पर गए हैं जहां बहुत ठंड है और आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और आपके दोस्त का दिया हुआ एक लेटर पड़ा हुआ है, और बाय लक आपको वहाँ कुछ लकड़ियाँ मिल जाती हैं, पर आपके पास माचिस नहीं है। तो आप क्या करेंगे? अगर आप उस लकड़ी के ऊपर उस लेटर को रखें और मैग्नीफाइंग ग्लास का फोकस उसके ऊपर पड़ने दें, तो सूरज की बिखरी किरणें कंसंट्रेट होकर उस फोकस के थ्रू उस पेपर पर जाएंगी और कुछ ही देर में आग जल जाएगी। वैसे ही अगर हम अपने थॉट्स को कंसंट्रेट कर कर एक जगह पर रख पाएँ तो हमें भी उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वो क्या चीज़ है इस दुनिया में जिस पर हम अपना नियंत्रण रख सकते हैं? किसी भी सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। एक बार की बात है, एक स्कूल में एक टीचर थी मल्लिका चंद, जो कि बहुत फेमस थी। वो बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। वो बच्चों को सिखाती कि योर आई कैन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर आई क्यू। एक बार उस स्कूल में आग लग जाती है और पूरा स्कूल जल जाता है। सारे पेरेंट्स ये मान लेते हैं कि अब उनके उस बच्चों को बिना स्कूल के ही रहना पड़ेगा, पर मल्लिका चंद ऑप्टिमिस्ट थी। वो इस सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी तलाश कर रही थी। वो सारे पेरेंट्स को बुलाती हैं और कहती हैं कि जो स्कूल जली है उसकी बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, उसकी छतें लीक कर रही थी और उसकी फर्श धंस चुकी थी। तो अब ये स्कूल का जलना हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम एक नया स्कूल बनाएं। सारे पेरेंट्स फंड देते हैं और एक नया स्कूल बनकर तैयार हो जाता है। तो किसी भी सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारा नज़रिया कैसा है, वही हमें रिजल्ट देता है। कोई सिचुएशन किसी को बर्बाद कर देता है और वही सिचुएशन किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ले आता है। हमारी लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए, वो पर्पस लोगों को सर्व करना चाहिए। जब हमारी लाइफ में कोई ऐसा पर्पस होता है तो हमें अपना काम करने में एक आंतरिक सुख महसूस होता है। सिवन्ना के योगी हर सुबह 4 बजे उठते हैं। वो 4 बजे उठकर पहाड़ियों से चढ़ के एक झील के पास जाते हैं और उस झील में ध्यान लगाकर
वो अपनी उस इमेज को इमेजिन करते हैं जो वो लाइफ में बनना चाहते हैं। इमेजिनेशन करने से लाइफ में वंडरफुल चीज़ें होती हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज। मतलब कोई भी चीज़ रियलिटी में आने से पहले माइंड में उसका इमेज बनता है। हम जैसी इमेजिनेशन करते हैं हमारा माइंड भी वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। आपका एक भी नेगेटिव थॉट एक पॉइजन की तरह है जो आपके पूरे माइंडसेट को बर्बाद कर सकता है। सेकंड सिंबल है लाइट हाउस। लाइट हाउस सिंबल है लाइफ के पर्पस का। द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ अ लाइफ ऑफ पर्पस। मतलब हमको पता होना चाहिए कि हम लाइफ में कहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ क्यों हैं, हमारा लाइफ में पर्पस क्या है। आपको अपना गोल पता होना चाहिए। आप अपने लाइफ में गोल अचीव करने के लिए, अपनी लाइफ में गोल बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं इमेजिन करिए कि उसका रिजल्ट आपको मिल गया है और वो मिलने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, उस चीज़ की हर डिटेल को इमेजिन करिए। सेकेंड स्टेप है कि अपने ऊपर पॉजिटिव प्रेशर डालिए। आप जो भी करना चाहते हैं अपने गोल को बनाने के बाद उसे अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करिए। ऐसा करने से आपके माइंड पर पॉजिटिव प्रेशर बनेगा उसको अचीव करने का, क्योंकि लाइफ में कोई भी फेलियर नहीं होना चाहता। थर्ड स्टेप है कि अपने गोल को बिना डेडलाइन के मत बनाएं। अपने गोल की एक टाइमलाइन सेट करें कि उस टाइम के अंदर आपको उस गोल को अचीव करना है। थर्ड सिंबल है नेपाली सुमो रेसलर जो काइजन प्रिंसिपल को बताता है। काइजन का मतलब होता है कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। अब काइजन प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए शिवन्ना के योगी 10 रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। पहला सिंबल है सॉलिट्यूड। मतलब हर रोज़ एक एकांत जगह पर जाकर 10 से 15 मिनट अकेले बिताना। अगर आप इसको हर रोज़ एक ही टाइम पे करेंगे तो ये एक रिचुअल की तरह आपकी लाइफ में ऐड हो जाता है और धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाता है। सेकंड प्रिंसिपल है रिचुअल ऑफ फिजिकलिटी। शिवन्ना के योगी हर रोज़ योगा करते हैं। आप भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई हर रोज़ एक फिजिकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व करें। थर्ड रिचुअल है रिचुअल ऑफ लाइफ नरिशमेंट। हम जैसा भी भोजन लेते हैं उसका असर डायरेक्टली हमारे बॉडी और माइंड पर होता है, तो हमें जीवित भोजन खाना चाहिए। जीवित भोजन जैसे स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स और वेजिटेरियन फूड। जीवित भोजन सूरज, हवा, पानी और मिट्टी के नेचुरल इंटरेक्शन से बनता है जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम ह्यूमन बॉडी को ध्यान से देखें तो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर मीट खाने के लिए नहीं बना, ये वेजिटेरियन डाइट लेने के लिए बना है। फोर्थ प्रिंसिपल है रिचुअल ऑफ अबंडेंट नॉलेज। हमारी लाइफ में हम जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम पहले नहीं है जो ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम पहले भी कुछ लोग फेस कर चुके हैं। तो अगर आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा और आपके पास बहुत सारी नॉलेज होगी। तो हमें हर रोज़ अपनी लाइफ में 30 मिनट्स कम से कम अच्छी किताबों को पढ़ने के लिए देना चाहिए। फिफ्थ प्रिंसिपल है रिचुअल ऑफ रेडिएंट लिविंग। बेंजामिन फ्रैंकलिन अपना पूरा दिन स्पेंड करने के बाद अपने रूम के कॉर्नर में बैठकर अपने पूरे दिन के बारे में सोचते हैं। शिवन्ना के योगी भी हर रोज़ अपने दिन को पूरा कैसे स्पेंड किए हैं एक पेपर पर लिखते हैं। वो अपने हर एक विचार को एक पेपर पर लिखते हैं। इससे उन्हें रिफ्लेक्ट करने में मदद मिलती थी कि वो अपनी लाइफ में क्या गलत कर रहे हैं और उसे वो तुरंत इम्प्रूव कर सकते थे। सिक्स्थ प्रिंसिपल है रिचुअल ऑफ अर्ली अवेकनिंग। शिवन्ना के योगी हर सुबह जल्दी उठते हैं और सूरज की रोशनी को अपने अंदर प्रवेश करने देते हैं। सूरज को आत्मा से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस पृथ्वी पर हर जीवित चीज़ों को सूरज की रोशनी जीवन प्रदान करती है। एक इंसान के लिए 6 घंटे की नींद काफ़ी होती है। सोने के पहले के 10 मिनट और उठने के बाद के 10 मिनट हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए उस वक्त कोई भी अनप्रोडक्टिव काम ना करें, उस वक्त स्लो म्यूजिक सुने या मेडिटेशन करें। सेवंथ प्रिंसिपल है द रिचुअल ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक हमें इंटरनली हील करता है। म्यूजिक सुनने से मूड अच्छा हो जाता है, हम खुशी महसूस करते हैं। म्यूजिक हमारी लाइफ में एक फ्लो लाता है, इसीलिए हमें अपनी लाइफ में म्यूजिक को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस देना चाहिए। उसे हमें अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए अपने डेली रूटीन में। एट्थ प्रिंसिपल है रिचुअल ऑफ स्पोकन वर्ड्स। हम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हमारी सेल्फ इमेज भी वैसे ही बनती जाती है। जैसे अगर आप अपने आप से हमेशा कहें कि मैं एडिक्टेड हूँ, मैं अपनी आदतों को कभी बदल नहीं पाऊँगा, तो आपका माइंड भी खुद को वैसे ही प्रोग्राम कर लेता है। इसीलिए जो ज़्यादातर लोग वेट से परेशान होते हैं, वेट लूज़ करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपनी सेल्फ इमेज एक ओबेस इंसान की बनाते हैं। इसकी जगह अगर वो अपनी सेल्फ इमेज एक हेल्दी पर्सन की बना लें तो उनका माइंड उसको अपने आप को उसी तरीके से प्रोग्राम कर लेगा, वो हेल्दी पर्सन हो जाएंगे। लास्ट प्रिंसिपल है रिचुअल ऑफ सिंपलिसिटी। एक सिंपल लाइफ जीना। हम अपनी नीड्स को जितना कम रखेंगे हम उतने ही खुश रहेंगे। हमें प्रायोरिटीज़ के हिसाब से जीना चाहिए। एक स्टोरी है, एक राजा था जिसके पास बहुत संपत्ति थी पर उसके पास हमेशा और पाने की इच्छा उसकी बनी ही रहती थी। एक बार भगवान उसके सपने में आते हैं
और कहते हैं कि तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं उसे पूरा कर दूंगा। तो राजा उनसे कहता है कि मैं जिस भी चीज को छूऊं वो सोने का बन जाए। उसकी इच्छा पूरी जाती है। दूसरे दिन वो जिस भी चीज को छूता वो सोने का बन जाता। वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जब वो खाना खाने जाता है और खाने को छूता है तो वो खाना भी सोने का बन जाता है। उसकी बेटी उसके गोद में बैठती है तो वो भी सोने की हो जाती है। राजा बहुत पछताता है। ऐसे ही लालच का कोई अंत नहीं है। हम अगर लालच हमारे मन में रहेगा तो हमें जितना भी मिल जाए वो कम ही है। हम कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे और हम हमेशा दुखी रहेंगे। अब इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको वो ताकत देती है जिससे आप वो कर सकें जो आप करना चाहते हैं। हम में से कितने लोग होंगे जो सुबह जल्दी उठना चाहते हैं पर स्नूज बटन दबाते दबाते सुबह हो जाती है। डिसिप्लिन एक वायर केबल की तरह है। अगर आप वायर केबल को ध्यान से देखें तो उसमें कई छोटे छोटे परत लगी रहती हैं जो एक के ऊपर एक बनकर उसे स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। वैसे हम जो छोटे छोटे डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं वो हमारे एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का निर्माण करते हैं। अपने विल पावर को बढ़ाने के लिए हर रोज़ आप अफर्मेशन बोलिए। एक दूसरा तरीका है कि स्टे क्वाइट। अगर आप पूरे दिन एक भी शब्द ना बोलें, चुप रहें, मौन रहें, तो जब भी आपको बोलने की इच्छा होगी तो अपना विल पावर यूज़ करके आप चुप रहेंगे। इससे आपका विल पावर बढ़ेगा। अब उस स्टोरी में जो गोल्ड वॉच था वो सिंबल है टाइम का। हम मॉर्टल हैं, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है जिसमें हमें अपने पर्पस को सर्व करना है। तो अपने टाइम की रिस्पेक्ट करिए। कीप अ डेथ बेड मेंटालिटी। मतलब आप हर रोज सुबह उठकर ये सोचिए कि अगर ये आज आपका लास्ट दिन होगा तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। आप अपने फैमिली, कलीग, फ्रेंड्स, दोस्तों सबके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अब उस स्टोरी में वो सुमो रेसलर एक डायमंड के पाथ पर चला जाता है जहाँ उसे अनंत सुख महसूस होता है। वो डायमंड का पाथ सिंबल है प्रेजेंट में जीने का। ज़्यादातर लोग या तो पास्ट में जीते हैं या तो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पर हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा प्रेजेंट है। अगर हम अपने प्रेजेंट को अच्छे से जिए तो हमारी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी और हमें अनंत सुख महसूस होगा। अगर आप भी ऐसी रिचुअल्स को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहते हैं तो ऐसी इनलाइटेंड बुक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।